अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। आई एम नसीम, एमएससी अप्लाइड फिजिक्स, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची। आज मैं आपको जो टॉपिक पढ़ाऊंगा उसका नाम है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का मतलब होता है स्प्लिटिंग ऑफ वेक्टर, यानी कि किसी भी वेक्टर को तोड़ना। अगर कोई वेक्टर मिसाल के तौर पर ना वो एक्स एक्सिस में उसकी डायरेक्शन है, वो ना ही वाई एक्सिस में, उसकी जो डायरेक्शन है उसका कुछ पार्ट एक्स में और कुछ पार्ट जो है वाई में। तो हमें कैसा पता लगे कि उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना एक्स डायरेक्शन में और कितना जो है वाई डायरेक्शन में, तो हम उसको तोड़ते हैं। इसको हम कहते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। It is the process of splitting a vector into two or more vectors in such a way that their combined effect is same as that of a given vector। हम किसी भी वेक्टर को इस तरह से तोड़ते हैं कि जैसे कि हमने ए वेक्टर को तोड़ा, वो ए टी, और इसी तरह इसी वेक्टर को हमने तोड़ा ए एन। जब इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो दोबारा से यही वेक्टर, यही डायरेक्शन और यही मैग्नीट्यूड हमें दोबारा से अचीव हो जाएगा। ठीक है, मिसाल के तौर पर ये कोई फोर्स है और ये फोर्स लग रही है एक्स डायरेक्शन में और ये फोर्स लग रही है वाई डायरेक्शन में। अगर एक्स और वाई डायरेक्शन की फोर्स को जमा करूं तो उसका मैग्नीट्यूड इस फोर्स के बराबर आएगा, यानी कि रिजल्टेंट फोर्स के बराबर आएगा। ठीक है, इसी तरीके से रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ 2D वेक्टर, ये बिल्कुल ये टॉपिक इसी से जुड़ा हुआ है, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, अब जैसे कि ये एक वेक्टर ए है, इसको हमने तोड़ा दो हिस्सों में। इसका कुछ हिस्सा ए ऑफ एक्स एक्स एक्सिस पे आया और इसका कुछ हिस्सा जो है वो वाई एक्सिस पे आया, यानी कि ए ऑफ वाई। मिसाल के तौर पर अगर मैं इसका प्रोजेक्शन लूँ एक्स एक्सिस पर तो ये कहलाएगा ए ऑफ एक्स, और अगर मैं इसका प्रोजेक्शन लूँ वाई एक्सिस पे ये कहलाएगा ए ऑफ वाई। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये फोर्स होती तो फोर्स को हम स्प्लिट करते दो हिस्सों में, एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई। इन दोनों को अगर मैं सम करूं तो दोबारा से मुझे एफ मिलना चाहिए था। अब जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल है, अब ये वाला जो वेक्टर है ये अपनी जगह पे मौजूद है। इस वाले वेक्टर को ए ऑफ वाई को हमने क्या किया, एज अ फ्री ऑफ वेक्टर हमने इसकी जगह को चेंज किया, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हमने चेंज नहीं की। ये अलाउ है फिजिक्स में, इसको कहते हैं फ्री वेक्टर। फ्री वेक्टर वो वेक्टर होता है जो अपनी पोजीशन को चेंज करता है लेकिन अपनी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करता। अब देखा जाए तो ये वही वेक्टर है, लेकिन हमने क्या किया, इन दोनों वेक्टर्स को जमा करना चाहे, यानी कि इनका सम लेना चाहे हेड टू टेल रूल के मुताबिक। इन दोनों को अगर जमा करूं तो ये वेक्टर दोबारा से मुझे मिल जाएगा, और ये दोनों वेक्टर असल में इस वेक्टर की स्प्लिटिंग के नतीजे में ये बने, यानी कि इसको मैंने रिजॉल्व किया ए ऑफ वाई और ए ऑफ एक्स में। ठीक है, तो इन दोनों का अगर मैं जमा करूं, ये रिप्रेजेंट कर रहा आई जो है कि ये इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है और ये इसकी डायरेक्शन है। ये इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, ये इसकी डायरेक्शन है। ठीक है, तो इन दोनों का अगर मैं जमा करूं तो मुझे ये वेक्टर जो रिजल्टेंट वेक्टर है मुझे मिलेगा। ठीक है, और ये जो मैथमेटिकल इक्वेशन है ये डेफिनेशन के बिल्कुल अकॉर्डिंग है कि इन दोनों का अगर जमा करो तो दोबारा से पहले जैसा वेक्टर आपको मिलेगा। बिल्कुल इसी तरीके से आप लोगों ने टेक्नोमेट्री पढ़ी होगी। अगर मैं साइन थीटा लेता हूँ, साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब एंगल के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है, ये परपेंडिकुलर है और ये जो है हाइपोटेन्यूज कहलाएगा। तो ये हाइपोटेन्यूज आ गया, तो ये साइन थीटा बराबर हो गया ए वाई अपॉन ए। अगर ए को मैं इधर मल्टीप्लाई में ले जाऊँ तो फॉर्मूला बन गया ए ऑफ वाई का ए साइन थीटा। अगर मैं इसको क्या कहूँ एफ ऑफ वाई, तो वो बराबर होगा एफ साइन थीटा के। इसी तरीके से cos थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो एंगल के मुताबिक बेस ये हुआ, तो और ये हाइपोटेन्यूज हो गया। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, अब ए को यहाँ मल्टीप्लाई में ले जाऊंगा तो ए ऑफ एक्स बराबर हो जाएगा ए cos थीटा। अगर ये एफ होता, एफ ऑफ एक्स बराबर है एफ cos थीटा बनता। ये दो फॉर्मूले बहुत अहम है, न्यूमेरिकल में भी बहुत ज़्यादा ये काम आएंगे। बिल्कुल इसी तरीके से अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं, उससे आप रिजल्टेंट वेक्टर मालूम कर सकते हैं अगर उनका मैग्नीट्यूड आपको मालूम है। इसी तरीके से आपको अगर उनका मैग्नीट्यूड मालूम है दो वेक्टर्स का जो अभी हमने स्प्लिट किया, एक सिंगल वेक्टर को स्प्लिट करके हमने जो बनाया, तो उससे हम डायरेक्शन भी मालूम कर सकते हैं।
बाद औक़ात ये होता है कि हमारे पास 2 वेक्टर्स होते हैं, लेकिन हमें उसका सम मालूम करना होता है और रिजल्टेंट वेक्टर मालूम करना होता है। तो ये इसके बिल्कुल उलट है। जैसे कि हमने रेज़ोल्यूशन ऑफ वेक्टर किया, उसमें हम एक सिंगल वेक्टर को तोड़ते हैं। अब हम 2 वेक्टर को जोड़ के एक सिंगल वेक्टर बनाएँगे, तो ये बिल्कुल उसके अपोज़िट होगा। ठीक है, मिसाल के तौर पर ये 2 वेक्टर लिए a ऑफ x और a ऑफ y, ठीक है। अगर हम इन दोनों के स्क्वायर का सम करें और उसका रूट लें, तो वो उसका जो मैग्नीट्यूड, जो टोटल आंसर आएगा, वो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा। इसी तरीके से अगर हम उसकी डायरेक्शन मालूम करना चाहें, रिजल्टेंट वेक्टर की वेक्टर की डायरेक्शन मालूम करना चाहें, तो हम क्या करेंगे, a ऑफ y और a ऑफ x, यानी कि इन दोनों के मैग्नीट्यूड को हम डिवाइड कर देंगे। वेक्टर a ऑफ y वेक्टर a ऑफ x के मैग्नीट्यूड को हम डिवाइड कर देंगे, उसका tan इनवर्स लेंगे, तो आपका जो है वो डायरेक्शन आ जाएगी रिजल्टेंट वेक्टर की। तो ये दोनों फॉर्मूले भी बहुत अहम है न्यूमेरिकल के लिहाज से एग्जाम में। ठीक है, अगर आप ये चीज़ें नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा। इसी तरीके से अगर एक से ज़्यादा वेक्टर्स भी हो सकते हैं, जैसे कि जैसे कि अगर अभी तक हमने 2D की बात की, अगर 3D होती, 3 वेक्टर्स होते, तो a ऑफ x, a ऑफ y और a ऑफ z तीनों को हम ऐड कर सकते थे, और तीनों की जो डायरेक्शन है वो इस तरह से कि तीनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं। जैसे कि i, j के ये रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं x, y और z को, और जैसे कि आप जानते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट जो है वो आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे से जो वेक्टर्स होते हैं आपस में एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होते हैं। जैसे ये x एक्सिस है, y एक्सिस है और z एक्सिस है, ये तीनों का आपस में 90 डिग्री का जो है वो एंगल बन रहा है इनके दरमियान में, और 90 डिग्री का फर्क है इनमें। ठीक है, तो आप 3D वेक्टर्स को लेके भी जो है मैग्नीट्यूड मालूम कर सकते हैं, रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड। अच्छा, ये आउट ऑफ कोर्स है तो इसको हम डिस्कस नहीं कर रहे। अच्छा, मल्टीप्लाइंग अ वेक्टर बाय अ वेक्टर, ये बड़ा अहम टॉपिक है और एग्जाम के हवाले से भी बहुत ज़्यादा अहम है। देयर आर 2 ways to multiply a vector by a vector. The first way, produce a scalar quantity and called a scalar product dot product. अच्छा, हम किसी भी वेक्टर को दो तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं दो वेक्टर्स को आपस में उनका डॉट प्रोडक्ट लेता हूँ, और चले मैं दोबारा पढ़ता हूँ। द फर्स्ट वे, प्रोड्यूस अ वेक्टर क्वांटिटी एंड कॉल्ड एज वेक्टर प्रोडक्ट। अच्छा, अगर हम दो वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और रिजल्ट जो है वो स्केलर क्वांटिटी आती है, तो ऐसे प्रोडक्ट को हम कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट। इसी तरीके से सेकंड तरीका क्या है, सेकंड वे प्रोड्यूसेस अ वेक्टर क्वांटिटी एंड कॉल्ड एज वेक्टर प्रोडक्ट। अगर दो वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और नतीजे में आपको वेक्टर क्वांटिटी मिलती है, तो वेक्टर को हम वेक्टर प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट को हम वेक्टर प्रोडक्ट कहेंगे, और क्रॉस प्रोडक्ट भी कह सकते हैं। ये डेफिनेशन है डॉट प्रोडक्ट की और क्रॉस प्रोडक्ट की। इससे बेहतर डेफिनेशन आपको किताब में मिल जाएगी, आप उसको हाईलाइट करके उसको भी याद कर सकते हैं। अब स्केलर प्रोडक्ट की क्या एग्जाम्पल है, मिसाल के तौर पर दो वेक्टर हैं, एक ए वेक्टर है और एक बी वेक्टर है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के दरमियान में जो एंगल है, अगर वो 0 होगा तो आपको मैक्सिमम आंसर मिलेगा। मिसाल के तौर पर इसमें कहते क्या है, ए का प्रोजेक्शन हम बी पे लेंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे कि दोनों का जो एंगल है वो क्या हो गया, वो 0 है। तो ऐसी सूरत में आपका जो ए और डॉट का जो प्रोडक्ट आएगा वो ए भी आएगा। अच्छा, ए एक वेक्टर है, बी एक वेक्टर है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले गए हैं और ये बराबर है ए बी कॉस थीटा की। ए जो है वेक्टर ए की वैल्यू है और बी जो है वेक्टर बी की वैल्यू, यानी कि मैग्नीट्यूड है। अगर मिसाल के तौर पर इन दोनों वेक्टर के दरमियान में एंगल 0 होता है, तो कॉस 0 की वैल्यू आती है 1। तो आंसर आ गया ए बी, और ए बी कोई मैग्नीट्यूड है, ये डायरेक्शन नहीं है, ये वेक्टर नहीं है, और मैग्नीट्यूड इटसेल्फ स्केलर कहलाती है ये वैल्यू। तो ये स्केलर वैल्यू हमें मिली आउटपुट, सॉरी नतीजे में हमें स्केलर प्रोडक्ट मिली। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी मिली, तो ये प्रोडक्ट क्या कहलाएगा, स्केलर
प्रोडक्ट कहलाएगा। ठीक है, अब जैसे जैसे ये एंगल बढ़ाते जाएंगे तो ये वैल्यू जो है वो कम होती जाएगी, लेकिन जो आउटपुट आपको मिलेगा, जो रिजल्टेंट वैल्यू मिलेगी, वो कोई स्केलर क्वांटिटी होगी। एग्जाम्पल ऑफ स्केलर प्रोडक्ट क्या है, जो हमारे इर्द गिर्द हम देखते हैं। वर्क जो है एक स्केलर क्वांटिटी है, इसी तरह पावर भी एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन वर्क जो है दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेने के नतीजे में आती है। अब जैसे कि किसी भी बॉक्स के ऊपर आप फोर्स लगाएं और वो बॉक्स जो है वो डिस्प्लेस हो अपनी जगह से और एक खास फासला तय करे, जिसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एस से। तो एफ डॉट एस बराबर होगा एफ एस कॉस थीटा। फॉर्मूले के मुताबिक दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो वो उनके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट और मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा के बराबर आता है। ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो एफ डॉट एस बराबर होगा एफ एस कॉस थीटा के। अब मिसाल के तौर पर किसी भी बॉक्स को आप फोर्स लगा रहे हैं, जिस एंगल से आप फोर्स लगाएंगे उसी एंगल पर वो डिस्प्लेस होगा। मिसाल के तौर पर आप बिल्कुल स्ट्रेट फोर्स लगा रहे हैं ज़मीन पे खड़े होकर, तो उनके जो डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन है और फोर्स की डायरेक्शन होगी वो सेम होगी और उनके दरमियान में एंगल 0 होगा, तो आपको मैक्सिमम वर्क मिलेगा। इसी तरीके से जिस तरीके से आप रस्सी से पकड़कर एक बॉक्स को खींचेंगे तो उसके दरमियान में रस्सी और ज़मीन के दरमियान में एक एंगल बनेगा। तो इसका मतलब ये है कि जो फोर्स होगी वो स्प्लिट हो जाएगी, रिजॉल्व हो जाएगी दो वेक्टर्स में। एक एक डायरेक्शन तो वो होगी जिस डायरेक्शन में आपने रस्सी को पकड़ा हुआ होगा, और एक डायरेक्शन वो होगी जो एक्स एक्सिस की या ज़मीन के साथ पैरेलल जो डायरेक्शन होगी वो होगी। तो उसके नतीजे में आपको वर्क कम मिलेगा और ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। तो बेहतर ये है कि आप जिस डायरेक्शन में बॉक्स को डिस्प्लेस करना चाहते हो उसी डायरेक्शन में फोर्स लगाओ, तो मैक्सिमम वर्क आपको मिलेगा। तो ये एग्जाम्पल थी स्केलर प्रोडक्ट की। W इज इक्वल टू एफ डॉट एस, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, और W इज इक्वल टू वर्क डन, ये वर्क डन कहलाता है। F जो है फोर्स कहलाती है, एस फॉर डिस्प्लेसमेंट। इसी तरीके से पावर F डॉट V, V जो है वो वेलोसिटी है। ठीक है, अगर आप जो है वेलोसिटी और फोर्स का प्रोडक्ट लेते हैं तो उसके नतीजे में आपको पावर मिलेगी। पावर जो है एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो ये दो वेक्टर्स का आपने डॉट प्रोडक्ट लिया तो उसके नतीजे में आपको एक स्केलर क्वांटिटी पावर मिली। अगर फोर्स और वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम है, यानी कि एंगल 0, तो मैक्सिमम पावर आपको मिलेगी। अच्छा, geometrical meaning of scalar dot product. A dot product can be regarded as the product of two quantities, the magnitude of one of vectors, the scalar component of the second vector along the direction of first vector. अच्छा, ये इतना अहम नहीं है या ना हमारे सिलेबस में शामिल है, इसको हम स्किप कर देते हैं। इसको भी स्किप कर देते हैं। अच्छा, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं स्केलर प्रोडक्ट की जो मुझे ज़्यादा अहम लग रही हैं और रेलेवेंट हैं, तो वो मैं आपको बताऊंगा। अगर स्केलर प्रोडक्ट की बात करें, दो वेक्टर को जब आप प्रोडक्ट करते हैं नतीजे में स्केलर क्वांटिटी आती है, स्केलर प्रोडक्ट कहलाता है। दोनों वेक्टर्स के दरमियान में अगर एंगल 90 डिग्री है तो फॉर्मूले के मुताबिक जो है वो जो मैग्नीट्यूड आएगा दोनों का, जो प्रोडक्ट के नतीजे में क्वांटिटी जो आएगी वो 0 होगी। ठीक है, जैसे कि cos 90 अगर कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें तो 0 आएगा आंसर। इसकी एक मिसाल ये है कि अगर आप किसी बॉक्स को सरकाना चाहते हैं तो उसी डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे जिस डायरेक्शन में आप उसको सरकाना चाहते हैं, यानी कि दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन पैरेलल होगी, यानी कि उनके दरमियान में एंगल 0 होगा। लेकिन अगर आप फोर्स लगा रहे हैं आसमान की जानिब, यानी कि 90 डिग्री पर, तो किसी भी सूरत में बॉक्स जो है वो आगे की तरफ नहीं जाएगा। तो ये इसकी एक बेहतरीन मिसाल है। इसी तरीके से स्केलर प्रोडक्ट जो है आपको मैक्सिमम तब मिलती है जब दोनों वेक्टर्स के दरमियान में एंगल क्या हो, 0, यानी कि जिस डायरेक्शन में आप बॉक्स को सरकाना चाहते हैं उसी डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो आपको मैक्सिमम आउटपुट मिलेगा। इसी तरीके से दो वेक्टर्स के दरमियान में अगर एंगल 180 डिग्री है, यानी कि मिसाल के तौर पर आप बॉक्स को धक्का नहीं लगा रहे, अपनी तरफ पुल कर दो, रस्सी से बांध के अपनी तरफ पुल कर दो, लेकिन उसकी जो डायरेक्शन है, फोर्स लगाने की जो डायरेक्शन है वो है तो पैरेलल,
लेकिन वो अपोजिट है, तो इसके नतीजे में आपको नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। मिसाल के तौर पर आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस में किसी भी बॉडी को मूव करना चाह रहे थे, लेकिन आपने क्या किया, अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया, तो वो नेगेटिव एक्स एक्सिस में जाएगा। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर विद इटसेल्फ इज इक्वल टू द, अच्छा, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर विद इटसेल्फ इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। अगर वेक्टर को अपने ही जैसे वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उसका आंसर क्या आएगा, उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आएगा। जैसे कि फोर्स डॉट फोर्स, ये दोनों वेक्टर हैं आपस में, उनका प्रोडक्ट लेंगे तो एफ का स्क्वायर आएगा। ये बहुत अहम है। ठीक है, ये इसकी वजह से मुझे वो प्रॉपर्टीज को बताना पड़ा, वरना मैं प्रॉपर्टीज को स्किप कर देता शायद। अब जैसे कि हमें पता है कि आई जे के ये तीनों वेक्टर्स हैं, ये लेकिन ये यूनिट वेक्टर है, इनका मैग्नीट्यूड 1 है। अगर देखा जाए तो ये दोनों एक जैसे वेक्टर हैं। अगर दोनों एक जैसे वेक्टर हैं तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट है, इनकी जो आपस में जो एंगल है वो तो जीरो होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल होंगे, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम होगी, दोनों एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो एंगल क्या होगा इनके दरमियान में, जीरो होगा, तो कॉस जीरो 1 आता है, और इन इटसेल्फ इनके जो है मैग्नीट्यूड 1 है, तो आंसर 1 आएगा। इसका मतलब है एक जैसे यूनिट वेक्टर का जब आप डॉट प्रोडक्ट लेते हैं और इस डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, तो नतीजे में आपको आंसर जो वैल्यू मिलेगा, मैग्नीट्यूड मिलेगा, वो 1 मिलेगा। लेकिन अलग अलग यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेंगे, जैसे आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई, तो आपको नतीजे में जीरो वैल्यू मिलेगी। तो ये स्केलर प्रोडक्ट की एक खास प्रॉपर्टी है जिसको जहन में रखना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। इसको पॉज करके मैं तो कहूँगा नोट कर लें आप इसको। बिल्कुल इसी तरीके से वेक्टर प्रोडक्ट, अभी हमने डिस्कस किया स्केलर प्रोडक्ट, अब हम डिस्कस कर रहे हैं वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट में क्या होता है, अगर दो वेक्टर्स को आप डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो उन दोनों के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा और प्लस यूनिट वेक्टर, अच्छा, आपको एक यूनिट वेक्टर भी इसके साथ लगाना पड़ेगा, जो कि डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि जब आप दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो नतीजे में एक तीसरा वेक्टर आपको मिलता है, जिसकी जो डायरेक्शन है वो दोनों वेक्टर के साथ क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। इसीलिए हमने यहाँ पे एक यूनिट वेक्टर एन रिप्रेजेंट किया, जो कि डायरेक्शन को जाहिर कर रहा है। जैसे कि वेक्टर ए है, इसका मैग्नीट्यूड ए है, इसी तरीके से वेक्टर बी, इसका मैग्नीट्यूड बी है। तो ये साइन जो है ये फंक्शन है जो जो कि फॉर्मूला पीछे से ड्राइव होके आया है, तो हम वही यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, और एन डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इस पूरे को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक तीसरे वेक्टर से, जिसको कहते हैं सी। उसकी वजह ये है कि जब हम दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो नतीजे में जो तीसरा वेक्टर आपको मिलता है वो इन दोनों वेक्टर के साथ क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, हमने रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखा था कि तीन जो है एक्सिस होते हैं, एक्स वाई और जेड, और तीनों एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होते हैं। ये ए बी सी वेक्टर बिल्कुल इसी तरीके से हैं। इसी तरीके से अगर मैं देखूं ए और बी दो वेक्टर, इनके दरमियान में एंगल जो है थीटा है, लेकिन तीसरा जो वेक्टर बनेगा वो जेड डायरेक्शन में होगा, या तो पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में होगा या नेगेटिव जेड डायरेक्शन में होगा, जो कि मैं आपको यहाँ पे दिखा नहीं सकता। लेकिन आप इमेजिन कर लें, अगर आप परपेंडिकुलर किसी पेंसिल को बोर्ड के ऊपर रखेंगे, उसकी जो डायरेक्शन होगी वही जेड एक्सिस की डायरेक्शन होगी। ठीक है, अब साइन एंगल अगर हम देखें तो मैक्सिमम वैल्यू साइन कब देता है, 90 पे देता है। यानी कि अगर ये दोनों वेक्टर्स के दरमियान में एंगल 90 का होगा तो मैक्सिमम वैल्यू आपको मिलेगी। ठीक है, अच्छा, राइट हैंड रूल के मुताबिक हम जो है डायरेक्शन का अंदाज़ा लगा सकते हैं। जो थर्ड वेक्टर आपको मिलेगा दोनों वेक्टर्स का प्रोडक्ट के नतीजे में, तो उसकी जो डायरेक्शन होगी वो ये होगी जो आपका भी नज़र आ रहा है। ठीक है, मतलब अगर आप ये थंब को देख लें, अगर आप अपनी फिंगर्स को स्प्रेच, अपने अपने थंब को स्प्रेच करेंगे और अपनी फिंगर्स को कर्ल करेंगे, उसको बैंड करेंगे इस तरह से कि जो पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर्स की तरफ, यानी कि ए पहले आएगा और बी बाद में आएगा, आपकी फिंगर्स की जो
आपने बैंड की हुई हैं वो इस तरह से की हैं कि उसकी डायरेक्शन ए टू बी है, ठीक है। लेकिन अगर डायरेक्शन अपोजिट कर लें बी टू ए, तो जो थंब की डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ चली जाएगी, यानी कि जो आपको वेक्टर मिलेगा वो नेगेटिव सी मिलेगा। तो इस राइट हैंड रूल के जरिए से आप जो है थर्ड वेक्टर की डायरेक्शन का अंदाजा लगा सकते हैं, यानी कि आई से जे की तरफ जाएंगे, आई से जे की तरफ जाएंगे तो आपको पॉजिटिव जो है वेक्टर मिलेगा जो तीसरी डायरेक्शन में होगा, जैसे कि जेड एक्सिस में आपको वो नजर आएगा। अच्छा, ये बड़ी अहम चीज़ है कि एग्जाम्पल ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट की एग्जाम्पल क्या है, बेहतरीन वो टॉर्क है। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट टॉर्क कहलाता है। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लूँ तो मैं इसको इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, फोर्स का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, और एन जो है एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो टॉर्क आर फॉर पोजीशन, एफ फॉर फोर्स। पोजीशन जैसे कि आप किसी दरवाजे को खोलते हैं तो दरवाजे का एक सिरा जो है वो फिक्स होता है, उस फिक्स सिरे से आप कितनी दूरी पे ले जाके फोर्स लगाते हो तो वो डिस्प्लेसमेंट भी जो है काउंट होता है, यानी कि जितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा उतना ही ज़्यादा टॉर्क पैदा होगा, उतनी ही कम आपको फोर्स लगानी पड़ेगी। तो आप फोर्स लगाते हैं परपेंडिकुलर दरवाजे पे उसको खोलने के लिए, 90 डिग्री से फोर्स लगाते हैं तो आपको मैक्सिमम टॉर्क मिलेगा, ठीक है। टॉर्क का मतलब होता है टर्निंग इफेक्ट। तो ये टॉर्क जो एग्जाम्पल है वेक्टर प्रोडक्ट की, यानी कि दो वेक्टर प्रोडक्ट को जब आप जब दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट लेते हैं तो नतीजे में एक तीसरा वेक्टर मिलता है, और जो है जो जो क्या है, टॉर्क है, ठीक है। इसी तरीके से एंगुलर मोमेंटम भी प्रोडक्ट होता है लीनियर मोमेंटम और पोजीशन का। इसका हम क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो जो एंगुलर मोमेंटम आएगा उसकी जो डायरेक्शन होगी वो इन दोनों पर परपेंडिकुलर होगी। अगर ये दोनों 90 डिग्री एंगल पर हैं तो ये जो है परपेंडिकुलर होगी। अच्छा, एक प्रॉपर्टी बड़ी अहम है वेक्टर प्रोडक्ट की, वो ये कि अगर दोनों वेक्टर्स का जब आप क्रॉस प्रोडक्ट ले हैं, ठीक है, हम क्रॉस प्रोडक्ट को ही डिस्कस कर रहे हैं, तो क्रॉस प्रोडक्ट जब आप लेते हैं तो उनके दरमियान में एंगल अगर 90 होगा तो आपको मैक्सिमम आउटपुट मिलेगा, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। बिल्कुल इसी तरीके से अगर इन दोनों के दरमियान में, दो वेक्टर्स के दरमियान में एंगल ज़ीरो है तो आपको जो है जो मिनिमम आउटपुट मिलेगा, नल वेक्टर मिलेगा, नतीजे में ज़ीरो वैल्यू आपको मिलेगी। अब जैसे कि मिसाल के तौर पर जब आप किसी भी दरवाजे को खोलने के लिए डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल फोर्स लगाएंगे, यानी कि जिस डायरेक्शन में जो है आपका दरवाज़ा है उसी डायरेक्शन में आप फोर्स लगाएंगे और उसके साथ 90 डिग्री पे फोर्स नहीं लगाएंगे तो ऑब्वियसली वो खुलेगा ही नहीं, ठीक है। आपका जो हाथ है वो जो है दरवाजे को टच ही नहीं होगा, ठीक है, या उसके पैरेलल में जाएगा तो फिर जो है वो दरवाज़ा टर्न नहीं हो सकेगा। इसी तरीके से आप 180 डिग्री पर भी आपको जो है मिनिमम आपको आउटपुट मिलेगा, नल वेक्टर मिलेगा, आपको जीरो आंसर आएगा। बिल्कुल इसी तरीके से एक जैसे वेक्टर का अगर क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो उसके नतीजे में भी आपको जीरो नल वेक्टर मिलेगा, क्योंकि दोनों एक जैसे वेक्टर होंगे तो दोनों की डायरेक्शन जो है एक दूसरे के साथ वो कॉमन होंगी, यानी कि दोनों पैरेलल होंगे एक दूसरे के साथ। इसी तरीके से अगर हम आई का आई के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लें, जे का जे के साथ, के का के के साथ, तो हमें नतीजतन जीरो और नल वेक्टर मिलेगा और जीरो मैग्नीट्यूड मिलेगा। बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चलें, ठीक है, तो आई क्रॉस जे, जैसे कि मैंने शुरू में आपको कहा था डायरेक्शन जो है वो बड़ी अहम होती है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे, आई के बाद जे, जे के बाद के बाद आई, तो हमेशा आपको एक तीसरा वेक्टर मिलेगा लेकिन वो पॉजिटिव होगा। इसी तरीके से लेकिन आपने आई क्रॉस जे के बजाय जे क्रॉस आई कर दी, यानी कि आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गए कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो फिर आपको नेगेटिव वेक्टर मिलेगा, जो तीसरा वेक्टर होगा वो नेगेटिव होगा। के क्रॉस जे में आपको माइनस आई वेक्टर, आई यूनिट वेक्टर मिलेगा, आई क्रॉस के में आपको जे यूनिट वेक्टर मिलेगा लेकिन नेगेटिव, ठीक है। ये नोट करने वाली चीज़ है और इसको लाजमी जो है आपने नोट करना है। ये बिल्कुल
वही है जो हम पहले डिस्कस कर रहे थे, जैसे कि मैंने कहा था आपने एंटी, अगर आप आई के बाद जो है जे के बाद जाते हैं, जे के बाद के पे जाते हैं, तब तो ठीक है। लेकिन अगर आप अपोजिट जाएंगे, आई के बाद के और के बाद जे और जे के बाद आई, तो फिर नेगेटिव आपको वेक्टर मिलेगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पे हम इसको ख़त्म करते हैं। और आपने इस चीज़ को रिवाइज करना है और इस चीज़ को नोट डाउन करना है। ठीक है, आप आपके लिए बहुत अच्छा है। इस वीडियो को आप चाहे तो पॉज करके भी नोट डाउन कर सकते हैं।